हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, ह्यूमन प्रोडक्शन। तो उसके अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस के अंदर oogenesis की। इससे पहले हमने बात किया था किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। और वहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा oogenesis। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है oogenesis, ठीक है। तो oogenesis की बात करें तो यहाँ पर दो वर्ड है बेटा, ऊ प्लस जेनेसिस, ठीक है। ऊ का मतलब है ओवम। ऊ से हम निकालेंगे क्या हमारा क्या मीनिंग बेटा, ओवम मीनिंग ओवम मीनिंग होता है। और जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट ओवम, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट ओवम इज कॉल्ड oogenesis। इसे कहते हैं oogenesis कहते हैं। और ये होता क्या है बेसिकली, इट अकर्स इन द ओवेरीज। फीमेल गोनेट्स ओवेरीज होते हैं, उनके अंदर क्या है ये प्रोसेस होता है इन द फीमेल गोनेट्स, ठीक है। इसके अंदर हम तीन फेजेस के बारे में बात करेंगे। तीन फेजेस कौन कौन से हमारे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा बताऊं यहाँ पर बेटा, आपको देखने को मिलेगा नहीं, लिखा हुआ है नहीं यहाँ पर, कि जो फीटस का डेवलपमेंट होता है तो 3 महीने से पहले तो क्या होता है, जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, ये डेवलप कर जाते हैं इनटू द ऊगोनिया, ठीक है। जो थर्ड मंथ होता है फिटस के डेवलपमेंट का, इससे पहले क्या होता है बेटा, ये जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स होते हैं ये ऊगोनिया में डेवलप कर जाते हैं। और ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ टीडीएफ, इन द एब्सेंस ऑफ टीडीएफ, ठीक है। टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर के एब्सेंस में क्या होते हैं, जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स होते हैं ये ऊगोनिया के अंदर डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। 7वें मंथ से पहले की बात करें, 7वें मंथ से पहले क्या होता है, जो ऊगोनिया बने थे, ऊगोनिया फर्दर किस में डिवाइड कर जाते हैं, ये डिवाइड कर जाते हैं प्राइमरी oocytes के अंदर। किसके अंदर, प्राइमरी oocytes के अंदर, ठीक है। तो तीसरे मंथ से पहले पहले क्या हुआ कि जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स थे ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, ऊगोनिया के अंदर। अब ऊगोनिया से क्या बनेगा बेटा, 7 फीटस से डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसके 7वें महीने से पहले 7वें महीने तक क्या होगा कि जो ऊगोनिया है इट डिवाइड्स टू फॉर्म द प्राइमरी oocyte, वो प्राइमरी oocyte बनाता है, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte के बाद 10वें महीने की बात करें, 10वें महीने तक या 10वें महीने तक की बात करें फिटस डेवलपमेंट की, तो उस दौरान प्राइमरी oocyte से क्या है, प्रिमोडियल फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रिमोडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये कुछ बेसिक से जानकारी थी जो हमें पता होनी चाहिए। कि हम बात करें तो पहली फेज की मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जैसे कि जो बात मैंने आपको बताई है लगभग वही बातें हम करने जा रहे हैं बेटा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर, ओवरी के अंदर, फिटस के अंदर, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट जो कि जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो कि थोड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू द अदर सेल्स, ठीक है। ये सेल क्या करते हैं, माइटोसिस के द्वारा काफी सारे मिलियंस ऑफ एग मदर सेल्स और oogonia आर फॉर्म इन ईच ओवरी ऑफ द फिटस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है बेटा, oogonia का फॉर्मेशन होता है। और ये oogonia का फॉर्मेशन किससे हुआ था, प्रिमोडियल जर्म सेल। यहाँ पर जो एग मदर जो दे रखे हैं, जो सेल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कि फिटस के जर्मिनल एपिथेलियम कुछ सेल्स होते हैं जहां से क्या होता है बेटा, oogonia का फॉर्मेशन होता है, मिलियंस ऑफ oogonia का फॉर्मेशन होता है। तो वो सेल्स कौन से थे, प्रीमोडियल जर्म सेल। जैसा कि मैंने बताया कि उनसे प्रीमोडियल जर्म सेल से क्या बना, oogonia बना था, ठीक है। ये
उगोनिया ड्यूरिंग, जितने भी उगोनिया बनने होते हैं वो फिटस की डेवलपमेंट हो रही होती है उसी दौरान बन जाते हैं। बर्थ होने के बाद, पैदा होने के बाद फर्द और उगोनिया नहीं बनते हैं, ठीक है, और उगोनिया ऐड नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो उससे क्या बना, उगोनिया बना। अब ये जो उगोनिया है, जैसे कि मैंने बताया 7वां जो महीना आता है डेवलपमेंट का, वहां तक आते आते ये उगोनिया क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। जो उगोनिया है, दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिविजन्स फॉर्मिंग द प्राइमरी oocytes, ये प्राइमरी oocyte को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं प्राइमरी oocyte से क्या होता है बेटा, जो फर्दर जो मैच्योरेशन होता है जिससे सेकेंडरी oocyte बनता है, जो कि एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन वो रिलीज होता है फ्रॉम द ओवेरी। तो इन्हीं प्राइमरी oocyte से उनका सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर उगोनिया का फॉर्मेशन होता है और उगोनिया से प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होता है। अब ये प्राइमरी oocytes क्या करती हैं, फर्दर क्या करती हैं, ये भी डिवाइड करती हैं, ठीक है। इससे भी क्या स्टेम सेल्स बनाती है, अपने प्राइमरी oocytes भी क्या डिवाइड करके स्टेम सेल्स बनाती हैं। और इन प्राइमरी oocytes में से भी कोई एक oocyte होगी जो फर्दर क्या डेवलप करती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज। अब हम बात करें ग्रोथ फेज की, बात करें तो ग्रोथ फेज में होता क्या बेसिकली, ठीक है। इन ग्रोथ फेज के अंदर जो प्राइमरी oocyte होती है, ये प्राइमरी साइट के साइट के अंदर क्या होता है, ये कैसे ग्रो करती है साइज में, ठीक है, ये साइज में ग्रो करती है, ठीक है। और ये जो फेज होती है प्राइमरी oocyte की काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी सालों तक क्या एक्सटेंड करती है, ठीक है। बर्थ के बाद, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बेटा बर्थ के बाद क्या होता है, देखो मैंने बताया बिलियंस, लगभग क्या है 6-7 बिलियन क्या बनते हैं वहाँ पर, हमारे ऊगोनिया बनते हैं। और इन ऊगोनिया से क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है, ठीक है। तो बर्थ के बाद जैसे कि हमने अभी पढ़ा था हमने कि बर्थ के बाद और उगोनिया ऐड नहीं होते हैं। तो इन उगोनिया से क्या होता है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है क्या है, जो उगोनियम होता है ये ग्रो करके एक लार्ज प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक लार्ज प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करता है, क्लियर है। अब इनमें से जो प्राइमरी oocyte बने थे हमारे, इन प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या होता है, दे आर सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। जो इतने सारे उगोनिया थे, इन उगोनियम से प्राइमरी oocytes बनी, और उन प्राइमरी oocytes में से जो जितनी बनी थी हमारी, इनमें से क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte है ये अपने चारों तरफ एक तरह के फ्लैट सेल से कवर्ड हो जाती हैं। ये क्या होती है बेटा, फ्लैट सेल से कवर्ड हो जाती हैं, जिन्हें कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। और ये जब प्राइमरी oocyte जब कवर हो जाती है ग्रेनुलोसा सेल से, तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम प्राइमरी फॉलिकल, क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, ग्रोथ फेज के दौरान काफी सारे जो फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल्स थे, दे डिजेनरेट, ठीक है। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक आते आते क्या होते हैं, ये जो प्राइमरी फॉलिकल बने थे हमारे, या इसको हम कह सकते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल कह सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रीमोडियल फॉलिकल बने थे, इनमें से काफी सारे डीजनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ एक जो बचते हैं जो फर्दर के आगे चल के मैच्योर होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है एट्रेसिया। क्या कहता है बेटा, एट्रेसिया, इसे कहते हैं एट्रेसिया, ठीक है। इतने सारे जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स बने, इनमें से सिर्फ कितने बचे बेटा, ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी, और बाकी सारे क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है डीजनरेट होने का, इसे कहते हैं हम एट्रेसिया। क्या कहते हैं इसे, हम एट्रेसिया कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्रिमोडियल फॉलिकल से क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। अब प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कैविटी का डेवलपमेंट होता है। जैसे से अगर मैच्योरेशन आगे बढ़ती है इनकी फॉलिकल्स की, ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्ट होता है, टर्शरी से हमारा फिर फर्दर किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। और ये सारी चीजें हो रही होती हैं एट द टाइम ऑफ आफ्टर द प्यूबर्टी,
प्यूबर्टी के बाद सारा काम होता है, ठीक है। तो उस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या बना, एक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ। कौन सी कैविटी थी, वो फ्लूइड फील्ड कैविटी थी। और वो फ्लूइड किसके द्वारा सिक्रीट किया गया, वो फ्लूइड सिक्रीट किया गया ग्रेन्युलोसा सेल्स के द्वारा, ठीक है। उस फ्लूइड से जो कैविटी, अब वो जो स्पेस प्रेजेंट थी ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर, तो वहां पर वो फ्लूइड सिक्रीट हुआ और उस फ्लूइड से कैविटी बन गई, ठीक है। तो वो कहलाती है एंट्रम, वो कहलाती है एंट्रम। तो ये सारी बातें हमारे कब होती है, ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स के बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, उसे कहते हैं एंट्रम। और ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये किसके द्वारा सिक्रीट किया गया बेटा, वो सिक्रीट किया गया किसके बाद द्वारा, ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया गया, ठीक है बेटा। अब हम थर्ड फेज के बारे में बात करेंगे भाई, यहां होंगे हमारे ग्रोथ फेज, ठीक है। बात करेंगे मैच्योरेशन फेज की। अब यहां पर क्या हुआ, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जो बने थे हमारे, ये प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करके सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो हमारा प्राइमरी oocyte था। अब प्राइमरी oocyte के अंदर फर्दर क्या होती है, ग्रोथ होती है, ये मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो हमारे प्रिमोडियल जो जर्म सेल बने थे, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल जो बना था, इसके अंदर हमारा जो प्राइमरी oocyte था, इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte था बेटा, ये जो प्रोफेज 1 मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में आके ये रुक जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा। प्रोफेज जो आपकी म्यूसिस 1 थी, म्यूसिस 1 के दौरान जो प्रोफेज 1 थी, यहां पर आके फर्दर इनकी क्या होती है, डिवीजन रुक जाती है। अब ये डिवीजन, अब म्यूसिस 1 से यानी कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, उस दौरान सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होती है, उस दौरान सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होती है। और वो डिवीजन कब होती है, आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के आने के बाद। तो ये जो फेज है, ये प्राइमरी oocyte से कन्वर्ट होना सेकेंडरी oocyte में, तो यही कहलाती है आपके मैच्योरेशन फेज। बात समझ में आ रही है। तो ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी oocyte बनता है, तो वो आपकी म्यूसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 में आके रुक जाता है, और वो कहलाता है आपका प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, मैच्योरेशन फेज के अंदर जो प्राइमरी oocyte है, ये दो मैच्योरेशन डिवीजन, इसके अंदर क्या होती है, दो मैच्योरेशन डिवीजन होती हैं। पहली म्यूटिक डिवीजन होती है, और दो, कहने का मतलब है दो म्यूटिक डिवीजन होंगी, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड सेकंड म्यूटिक डिवीजन। जो पहली जो म्यूटिक डिवीजन होती है, ठीक है, जो पहली म्यूटिक डिवीजन होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी oocyte डिवाइड करता है इनटू टू वेरी अनइक्वल हैप्लॉइड डॉटर सेल्स के अंदर। एक लार्ज होता है जिससे कहते हैं हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और एक होता है स्मॉल जिसे कहते हैं पोलर बॉडी है, पोलोसाइट के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैच्योरेशन फेज जब आती है, तो दो म्यूटिक डिवीजन में जाते हैं। जो प्राइमरी oocyte था, ठीक है, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होती है बेटा, डिवीजन होती है, और डिवाइड करके वो दो अनइक्वल सेल्स बनाते हैं, डॉटर सेल्स बनाते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्राइमरी oocyte था, यहाँ पर हमारा जो टोटल जो क्रोमोसोम नंबर था हमारा कितना था, 44 प्लस XX, हम कह सकते हैं 44 XX, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte में क्या था हमारा, ये था। जब सेकेंडरी oocyte बनेगी तो हमारा इनका जो क्रोमोसोम नंबर है हमारा हाफ हो जाता है, इनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर क्या बनेगा हमारा, 22 प्लस X बनेगा। जो सेकेंडरी oocyte होगा उसका जो आपका डिप्लॉइडी लेवल कितना होगा, 22 प्लस X, ठीक है। जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होती है, इस दौरान क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या आपका हाफ हो जाता है। दो अनइक्वल सेल्स बनते हैं, एक होता हमारा पोलर बॉडी कहलाती है, और एक हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी oocyte कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सेकेंडरी फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। तो यहाँ याद रखना, यहाँ पर एक पोलर बॉडी बनी है, एक हमारा क्या बना है, सेकेंडरी oocyte बना है। अब जब सेकेंड जो मैच्योरेशन डिवीजन होती है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जो पहली जो पोलर बॉडी होती है डिवाइड करती है दो पोलर बॉडीज के अंदर, ठीक है। जो प्राइमरी जो पोलर बॉडी बनी थी, इससे हमारी दो पोलर बॉडीज बनती हैं, और सेकेंडरी oocyte अगेन डिवाइड करती है इनटू टू अनइक्वल डॉटर सेल्स।
ठीक है। सेकेंडरी जो oocyte था इसके अंदर भी हमारी क्या सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होती है, जिसके कारण दो अनइक्वल सेल बनते हैं। एक हमारा एक लार्ज वाला कहलाता है हमारा ootid, और एक जो स्मॉल है हमारा कहलाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। वो क्या कहलाएगा? सेकेंड पोलर बॉडी कहलाता है। ठीक है बेटा, एक लार्ज ootid बनता है, ठीक है, और एक हमारा स्मॉल सेल बनता है जिसे कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। तो ओवरऑल पूरी मैच्योरेशन फेज के अंदर हमें क्या देखने को मिला बेटा? हमें तीन पोलर बॉडी देखने को मिली, और एक हमें क्या देखने को मिला? एक फंक्शनल जो हैप्लॉइड ओवम जो बना हमारा, ठीक है, चार सेल बने, तीन तो पोलर बॉडीज बनी, और एक हमारा क्या बना? फंक्शनल ओवम बना। ये चार सेल हमें देखने को मिलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ठीक है, क्लियर है बेटा? यानी कि एक oogoनियम से क्या बना? एक ओवम बना, और एक तीन हमारे क्या बनी? पोलर बॉडी बनी। इस बात को नोट करना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे कितने सेल्स बनते हैं, कितने पोलर बॉडीज बनती हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब जो पोलर बॉडीज होती है इनके अंदर कोई भी क्या है, रिप्रोडक्शन अंदर कोई भी टेक पार्ट नहीं करती हैं। पोलर बॉडीज होती हैं ये प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए क्या है बाद में डीजनरेट कर जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ये जो ओवम बना, ये ओवम जो बना हमारा, ये ओवम हमारा क्या था? मैच्योर जो ग्राफिन फॉलिकल बना हमारा। ठीक है, मैच्योर जो ग्राफिन फॉलिकल जो बना है, इसके अंदर जो सेकेंडरी जो oocyte प्रेजेंट है, ये रिलीज होता है ओवरी से। ये रिलीज होता है ओवरी से रिलीज होता है, और ये जो प्रोसेस है रिलीज का, इस ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का जो रिलीज होता है, यानी कि ओवम का जो रिलीज होता है, इसे कहते हैं ओवुलेशन। और ये जब रिलीज होता है तो जो सेकेंडरी oocyte होता है, यानी जो ओवम जो होता है, वो मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 के अंदर रुका हुआ होता है। ठीक है, पहले वाले में क्या होता है बेटा? प्राइमरी oocyte जो हमारी थी, जब आती है मैच्योरेशन फेज के अंदर, तो उस दौरान क्या था? प्राइमरी oocyte आपकी मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में होती है, और जब वो प्यूबर्टी के बाद जब फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होना स्टार्ट होता है, उस दौरान वो म्यूसिस 1 कंप्लीट करके म्यूसिस 2 में एंटर कर जाती है। ठीक है, जब आपका ओवियम का जो फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, उस दौरान जो ओवियम होता है वो म्यूसिस 2 की स्टेज में होता है, और म्यूसिस 2 की भी कौन सी स्टेज होती है बेटा? मेटाफेज 2 में होता है हमारा, मेटाफेज में होता है। ठीक है, तो फर्दर उसकी क्या है, जो क्या होती है, डिवीजन नहीं होती है, जो आपकी म्यूसिस 2 है वो कंप्लीट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पर क्या होता है, कोई भी सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। और ये सेंट्रियोल कहां से आएगा बेटा? ये सेंट्रियोल कौन लेके आता है? स्पर्म लेके आता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अगर रिलीज के बाद जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अगर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो वहां पर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है, वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और वो मैच्योर एग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैच्योर एग के अंदर कन्वर्ट होता है, या फिर जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो मियोसिस 2 है कंप्लीट कब होगी? जब स्पर्म के द्वारा उस ओवम को फर्टिलाइज किया जाएगा, तभी क्या है, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा आगे चलकर? वो जो ओवम है वो डिजनरेट कर जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो ये जो था प्रोसेस हमारा किसका? oogenesis का। ठीक है, oogenesis का। क्लियर है बेटा? तो इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बता चुका कि म्यूसिस 2 के अंदर आके हमें रुक जाती है, फर्दर आपकी क्या है, डिवीजन नहीं होती है। ठीक है, जो एंट्री ऑफ स्पर्म होता है, जो इस साइकिल दोबारा से स्टार्ट करता है, वो एमपीएफ को ब्रेक डाउन करता है, कहते हैं मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte हमारा था, वो मेटाफेज में आके रुक जाता है, और उससे आगे क्या फर्दर डिवाइड नहीं करता है। तो किसकी प्रेजेंस में होता है? ये मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर के प्रेजेंस में क्या होता है, वो oocyte उसी स्टेज के अंदर रुका रहता है। जब एंट्री हो जाती है स्पर्म की, तो क्या होता है, तो उससे क्या होता है, एक एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स हमारा रिलीज होता है, जो उस साइकिल को फर्दर क्या करता है, रीस्टार्ट करता है, और उस साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और फर्दर हमारा फाइनल जो हमारा बनता है स्ट्रक्चर कहलाता है जाइगोट कहलाता है, या फिर कहलाएगा मैच्योर ओवम, या फिर फर्टिलाइज्ड एग या फर्टिलाइज्ड ओवम कहलाता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? ये तो ये था हमारा oogenesis के बारे में। तो ये फिगर आपके सामने बेटा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम नंबर आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर फेजेस नजर आएंगे आपके, 3 फेज हो गए आपके, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, उसके बाद हमारे कौन सी है, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर देख सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या था, हमारे 46 थे, 2n था। ग्रोथ फेज के अंदर हमारे कितने थे, 46 थे, यानी कि 2n था। जब मैच्योरेशन फेज आते हैं वहां पर हमारा जो क्रोमोसोम नंबर क्या था, हमारा हाफ हो जाता है, 23 एंड 23। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स हैं। सबसे पहले हमारा उगोनियम आपको नजर आएगा, फिर हमारा प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte से हमारा क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या टाइप्स ऑफ डिवीजन, यहाँ पर कौन कौन सी डिवीजन होती है हमारे हर फेज के अंदर, उसके बारे में बता रखा है कि फिगर की मदद से एक शॉर्ट में बता रखा है कि कौन सी फेज किस दौरान होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें मल्टीप्लिकेशन फेज की, तो ये जो यहाँ पर क्या था, उगोनियम माइटोसिस के द्वारा क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है, फर्दर एडिशनल उगोनियम का फॉर्मेशन करता है। और ये कब होता है बेटा, बिफोर द बर्थ, बर्थ से पैदा होने से पहले क्या फीमेल बॉडी के अंदर के सारे काम हो रहे होते हैं, लेकिन उगोनियम का मल्टीप्लिकेशन होता है माइटोसिस के द्वारा। ठीक है, अब जो ग्रोथ फेज की बात करें तो प्राइमरी oocyte का जो फॉर्मेशन कब होता है, ये हर मंथ होता है। ठीक है, यानी कि जो उगोनियम बना, इनमें से हर एक उगोनियम से क्या एक प्राइमरी oocyte का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जो एडिशनल उगोनियम बना था हमारा, हर एक उगोनिया से, इनमें से एक उगोनिया क्या करेगा बेटा, मैच्योर होगा, मैच्योर हो इसमें साइज का इंक्रीज होगा, जो इंक्रीज करके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। और ये कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद हमारा ये काम स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि बर्थ तक हमारा क्या होता है, उगोनियम का फॉर्मेशन होता है। बर्थ के बाद क्या होता है, जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है, उस दौरान इनमें से एक उगोनिया क्या करता है, हमारा डेवलप करके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ग्रोथ होगी, उगोनिया से क्या हुआ, प्राइमरी oocyte बना। ठीक है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल बना। अब प्राइमरी फॉलिकल से क्या हुआ, इसके अंदर मैच्योरेशन होंगे बेटा, मैच्योर होकर क्या बनाएगा, ये ग्राफिन फॉलिकल बनाता है। और ये कैसे, तो सिंपली सेकेंडरी oocyte का बनाने में हेल्प होती है, बनता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, तो ये किस स्टेज में होता है, ये होता है मैच्योरेशन स्टेज में। और इस दौरान जो क्रोमोसोम का नंबर होता है हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो प्राइमरी oocyte में क्या हो गया, म्यूसिस 1 होती है, जिससे क्या है, दो अनइक्वल सेल बनते हैं। एक होता है स्मॉलर सेल, जिसे कहते हैं हम प्राइम पोलर बॉडी, और एक हमारा क्या होता है, लार्जर सेल, से कहते हैं हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ठीक है, और इस स्टेज के अंदर ही क्या है, ये ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसे कहते हैं ओवुलेशन, क्या कहते हैं हम, ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये मैच्योर ओव्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम क्या है, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, जाइगोट कहते हैं। क्लियर है बेटा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये डिजनरेट कर जाता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो और यहाँ से क्या हुआ, जो फर्स्ट पोलर बॉडी हमारी बनी थी, समय क्या 2 पोलर बॉडी बनती है डिवाइड करके। ठीक है, यहाँ पर कोई म्यूसिस नहीं होती है, सिंपली क्या माइटोसिस के द्वारा ये 2 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। और जब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होती है, इससे हमारे क्या थर्ड पोलर बॉडी बनती है। तो रिजल्टेंट हमारे क्या बना, 3 पोलर बॉडी हमें मिली देखने को। हमें और क्या देखने मिलेगा, एक है ओवम हमें देखने को मिलता है इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा oogenesis का प्रोसेस। अब हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल के बारे में, कि जो oogenesis का जो प्रोसेस होता है ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज अंडर द कंट्रोल ऑफ 3 hormones. One is GnRH and other two are FSH and LH and FSH। इन 3 हार्मोन के अंडर कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो GnRH होता है, इट इज सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, जो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को टू सीक्रेट द LH एंड FSH। ठीक है, अब FSH क्या करता है, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, यानी कि जो प्रिमोडियल फॉलिकल थे, जिनकी प्राइमरी जो फॉलिकल थे, उनको मैच्योर करने में, उनमें ग्रोथ करने में हेल्प करता है FSH। ठीक है, FSH हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी फॉलिकल थे उनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ग्रोथ करवा के वो उनको ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जिससे क्या है, फाइनल ओवम हमारे क्या होता है, रिलीज होता है फ्रॉम द ओवेरी। क्लियर है बेटा। और जो LH है, LH क्या करता है, LH क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करने में हेल्प करता है, रप्चर करके ओवम को रिलीज करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, LH जो कॉर्पस लुटियम है उसको बनाने में हेल्प करता है, कॉर्पस लुटियम उसको बनाने में हेल्प करता है,
ताकि जो हॉर्मोन्स का जो लेवल है खासकर एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का ये बना रहे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब एलएच क्या करते हैं, कोई एफएसएच क्या करते हैं, इट आल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है एफएसएच फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल का जब ग्रोथ हो रही होती है, जो कन्वर्ट हो रहे होते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर, तो ये क्या करते हैं, इनमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, एंड्रोजन सेल्स होते हैं इनके पास, जो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन किसके अंडर होता है बेटा, एफएसएच के अंडर होता है। ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है उन एंड्रोजन सेल्स को ताकि वो एस्ट्रोजन को रिलीज करे, सिक्रेट करे। एलएच की बात करें, ये क्या करता है, रप्चर करता है, हेल्प करने में मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स को, और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने में हेल्प करता है, यानी कि ओवम को सिक्रेट करने में, रिलीज करने में हेल्प करता है। इसे ही कहते हैं ओवुलेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, जो एलएच है वो ओवुलेशन करने में हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है क्या करता है, ओवुलेशन करने में हेल्प करता है। क्लियर है बेटा? अब ओवुलेशन के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल बना था, ठीक है, इस ग्राफिन फॉलिकल को एलएच ही क्या करता है, डेवलप करें, कॉर्पस लूटियम बनाने में उसको हेल्प करता है, डेवलप करने में उसको हेल्प करता है, जिसे हम येलो बॉडी के नाम से भी करते हैं। ठीक है, जो राइजिंग लेवल होता है किसका, प्रोजेस्टेरोन का, ये इनहिबिट कर देता है रिलीज ऑफ जीएनआरएच, जो फर्दर क्या करता है, इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच एंड एलएच एंड प्रोजेस्टेरोन। जो फर्दर क्या करता है, एफएसएच एलएच एंड प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट करने का काम करता है। तो ये तो था हमारा हार्मोन कंट्रोल के बारे में। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है बेटा oogenesis की। एक उगोनियम क्या करता है, एक ओवम ओवम को प्रोड्यूस करता है और 3 पोलर बॉडीज बनाता है। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, ठीक जैसे कि हमने पढ़ा था कि oogenesis के दौरान क्या होता है, एक उगोनियम एक ओवम को बनाने का काम करता है, और साथ ही क्या 3 पोलर बॉडीज क्या बनती हैं हमारी। ठीक है, जो पोलर बॉडीज होती है इनके अंदर काफी कम मात्रा में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कि मदद करता है किसको, ओवम को क्या करने में, रिटेन करने में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइज में बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो फर्दर जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो को, वहाँ पर भी उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर साइटोप्लाज्म कम होगा तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, जो फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी है, इनकी जो पोलर बॉडीज बनी थी ये क्या करती हैं, ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ मेंटेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। क्योंकि जो हमारा जो प्राइमरी जो oocyte था उसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे। जो म्यूसिस 1 होती है तो उसके अंदर क्या है, रिडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte बनता है उसमें क्या होता है, ओनली 23 क्रोमोसोम आर देयर। ठीक है, 22 प्लस एक्स। क्लियर है, और बाकी जो चले जाते हैं हमारे पोलर बॉडीज की तरफ निकल जाते हैं हमारे। इसीलिए क्या करता है, जो पोलर बॉडीज होती हैं ये क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब म्यूसिस हो रही होती है, फर्स्ट म्यूसिस में क्या, तो क्रॉसिंग ओवर होती है, जो क्या लेके आते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं। सेम जो पॉइंट हमारे किसके अंदर था, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो oogenesis भी काफी सारे ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है, जिससे ये सपोर्ट करता है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड विद द ईच अदर, आपस में क्या एक रिलेशनशिप क्या है बताने में हेल्प करता है, कि एविडेंस एक सबूत का काम करता है। दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द oogenesis। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवियम। ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओवम क्या होता है, ओवम इज ए मैटरनल हैप्लॉइड गैमेट होता है। ठीक है, एंड इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद receiving the sperm and is determined to develop into a fully developed multicellular organism after fertilization। ठीक है, जो ओवम है, ओवम एक मैटरनल हैप्लॉइड गैमेट है, एक फीमेल हैप्लॉइड गैमेट है जो, ठीक है, इसका मेन जो काम होता है क्या होता है, स्पर्म को रिसीव करना और फर्टिलाइजेशन के बाद एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना। ठीक है, या फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो सकता है, कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं हम। जो ओवम होता है इसके पास काफ़ी सारा साइटोप्लाज्म होता है, और काफ़ी मात्रा में क्या होता है, एक रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। काफ़ी सारा क्या रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है, जो कि फर्दर एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करता है। स्टार्टिंग में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उस दौरान क्या इसको मदद करता है एट द टाइम ऑफ क्लीवेज। ठीक है बेटा, अब बात करें ओव्यूम की। ओव्यूम के स्ट्रक्चर की बात करें, ये जनरली क्या स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल गैमेट होता है, और विद यॉकी साइटोप्लाज्म। ठीक है, यॉकी साइटोप्लाज्म हमें क्या है, यॉकी साइटोप्लाज्म हमें देखने को मिलता है।
ठीक है। और इसके चारों तरफ में क्या देखने को मिलेगा, वन और मोर एग एनवलप्स, एक या एक से ज्यादा क्या हमें बाहर क्या है, ओवम के बाहर हमें क्या है कवरिंग हुए देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है बेटा। सिंपल ओवम की बात करें, अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमंस के अंदर जो ओवम होता है उसके अंदर यॉक नहीं प्रेजेंट होता है, वो होता है एलेसिथल टाइप ऑफ एग। कैसा एग होता है, एलेसिथल एग होता है जिसके अंदर यॉक नहीं होता है, और उसको माइक्रोलेसिथल एग भी कह सकते हैं, या फिर नाम मात्र का ही क्या होता है यॉक प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं माइक्रोलेसिथल एग या फिर एलेसिथल एग, यानी कि इनके पास कोई भी यॉक नहीं होता है। ठीक है, जो ओवियम का साइज का एनिमल टू एनिमल क्या वेरी करता रहता है बेटा, और ये साइज होता है डिपेंड करता है यॉक के ऊपर, कितना अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट है एग के अंदर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इसका एग का साइज। ठीक है बेटा, जो ओवम का साइज वेरी करता है फ्रॉम 10 टू ए फ्यू सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 10 से लेकर कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक इसका साइज हो सकता है एग का। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ह्यूमन का जो ओव्यूम होता है बेटा वो माइक्रोलेसिथल होता है, विद लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, और यहाँ पर क्या होता है जो यॉक होता है वो नाम मात्र का ही होता है, असल में होता ही नहीं है, जिससे कहते हैं एलेसिथल टाइप ऑफ एग। क्या कहते हैं, एलेसिथल टाइप ऑफ एग या फिर माइक्रोलेसिथल एग। क्लियर है बेटा। तो हम डिवाइड करते हैं एग्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ यॉक। अगर यॉक ज़्यादा प्रेजेंट है तो कहलाएगा मैक्रोलेसिथल, अगर बिल्कुल कम मात्रा में यॉक प्रेजेंट है कहलाएगा माइक्रोलेसिथल, अगर यॉक है ही नहीं तो कहलाएगा एलेसिथल। ठीक है, तीन तरह के एग होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ यॉक, और यॉक की मात्रा काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है तो वो कहलाता है मैक्रोलेसिथल, अगर कम मात्रा में कहलाता है माइक्रोलेसिथल, अगर एब्सेंट है तो कहलाएगा एलेसिथल। ठीक है, जो ह्यूमन का जो ओवम होता है, जो एग होता है, ये प्रोडक्ट क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है ये डिफरेंशिएट इनटू आउटर स्मॉलर एंड ट्रांसपेरेंट एक्सोप्लाज्म, बाहर वाला क्या होता है एक्सोप्लाज्म होता है, और एग कॉर्टेक्स एंड इनर लार्जर एंड ओपेक एंडोप्लाज्म और ooप्लाज्म। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है, आउटर पार्ट क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंट होता है, छोटा काफ़ी कम मात्रा में होता है, उसे कहते हैं एक्सोप्लाज्म या फिर एग कॉर्टेक्स। जो सेंट्रल जो पार्ट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ा होता है और ओपेक होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं ooप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, एग कॉर्टेक्स के अंदर हमें काफ़ी सारे क्या हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स में देखने को मिलते हैं, एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में हमें ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, यानी सिंपल सी बात करेंगे तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो बाहर वाला जो हिस्सा होता है बेटा, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो जोना पेलुसिडा होती है इसके पास बिल्कुल नीचे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान ये पॉलीस्पर्मी को रोकने में हेल्प करते हैं, यानी कि एक स्पर्म से ज़्यादा स्पर्म एंटर ना कर जाएं एग के अंदर, उसको रोकने में काम करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि क्या सिर्फ क्या हो, एक ही स्पर्म एंटर हो किसके अंदर, एग के अंदर। ठीक है, और एंडोप्लाज्म अगर बात करें, एंडोप्लाज्म के अंदर हमें क्या है काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, इंफ्रोजोम, टीआरएनए, हिस्टोन, एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, जो बॉडीज में देखने को मिलती हैं। और जो एग होता है ह्यूमन एग ओवम की बात करें तो ह्यूमन ओवम के अंदर हमें काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो एग ही होता है, जो इनकी फीमेल जो एग होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, किसके, जो जो फीटस होता है, यानी कि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होगा उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आएगा बेटा, वो मैटरनल होता है, मदर की तरफ से आता है। ठीक है, काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलते हैं इन द ह्यूमन ओवम। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है ओवम का लार्ज होता है, ब्लोटेड होता है विद न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल, उसे कहते हैं जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को जो लार्ज होता है ओवम का, ब्लोटेड होता है विद न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एक्सेंट्रिक होता है इन पोजिशन, सो ह्यूमन ओवम हैज ए पोलैरिटी। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा एक तरफ आपका क्या होता है, सेंटर में नहीं होने के बजाय को एक साइड में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन ओवम होता है इसके अंदर पोलैरिटी होती है। ठीक है, ओवम का वो साइड, ठीक है, क्लियर है।
जिसके पास क्या, जिस साइड में न्यूक्लियस होता है एंड पोलर बॉडी होती है, इसे कहते हैं एनिमल पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल पोल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, जो फिगर में हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल पोल कौन सा है। यानी कि एग का वो साइड जिस साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एनिमल पोल कहते हैं, और उसका जो ओपोजिट पोल होता है उसे कहते हैं वेजिटल पोल। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम वेजिटल पोल कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस के बारे में। अब बात करेंगे इन्वेलप के बारे में। ठीक है, जो एग होता है, ओवम होता है, इसके अंदर हमें कौन कौन सी इन्वेलप, हमें कौन कौन सी कवरिंग हमें देखने को मिलती है। तो ह्यूमन ओवम होता है, इट इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ एग एनोलॉप्स। सबसे पहला हमारे क्या है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। इट इज द इनर थिन ट्रांसपेरेंट एंड इज सिक्रेटेड बाय द ओवम इटसेल्फ। सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है विटेलाइन मेम्ब्रेन, जो कि ओवम द्वारा खुद ही सिक्रीट की जाती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इसके बाहर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा क्या है? इससे बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? बीच वाली मेम्ब्रेन कैसे? तो जोना पेलुसिडा। मिडल होती है, थिक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, नॉन सेलुलर होती है। इट इज पार्टली सीक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स एंड पार्टली बाय द oocyte। ठीक है, यानी कि जो oocyte होती है, oocyte के द्वारा भी सिक्रेट की जाती है, और oocyte के बाहर इसके आपने देखा होगा कि ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, इनके द्वारा भी ये सिक्रेट की जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही सेल, यानी कि oocyte और ग्रेनुलोसा सेल्स यानी कि फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं? ये सिक्रेट करते हैं, हेल्प करते हैं जोना पेलुसिडा को बनाने में। ठीक है बेटा, सबसे लास्ट वाली हमारी कौन सी है? सबसे बाहर वाली हमारी कहती है कोरोना रेडिएटा। सबसे बाहर वाली होती है थिकर होती है, कोट होती है, रेडिली इलोंगेटेड होती है। यानी कि सेल्स बड़े ये अगर ऐसे हैं तो बाहर की तरफ ऐसे एक एक तरह की रेडिएशन के टाइप में क्या है आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए कहते हैं रेडिएटा कहते हैं इसको, रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, रेडिली अरेंज होते हैं सेल बाहर की तरफ, जिसके कारण से कहते हैं कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है आउटर थिकर एंड कोट फॉर्म्ड बाय रेडिली इलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और बिटवीन विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा, इन दोनों के बीच में एक जगह होती है, एक न्यूरो स्पेस होती है, जिसे कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो तीन हमें इन्वेलप देखने को मिलते हैं। बाहर सबसे अंदर वाली होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन, जो ओवम द्वारा सिक्रेट की जाती है। उसके बाहर वाले होते हैं जोना पेलुसिडा, इसको सेंट्रल या मिडल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा और oocyte के द्वारा मिला जुला एक बनाया हुआ स्ट्रक्चर होता है, जोना पेलुसिडा। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है कोरोना रेडिएटा, जो कि एक तरह के इलोंगेटेड, रेडिली इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जिसके कारण से हम रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, और ये बनी होती है हमारे इसका फॉलिकुलर सेल्स की बनी होती है। ठीक है बेटा, और विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में क्या होता है? थिन स्पेस होती है, काफी स्पेस होती है, जिसे कहते हैं हम पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरह के बाहर की तरफ उभार होते हैं फॉलिकुलर सेल्स के, जिसके चलते इन्हें क्या कहते हैं? हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। आपको क्या है? ओवियम का स्ट्रक्चर आप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बाहर वाली जो लेयर है बेटा ये वाली, ये कहलाती है आपकी कोरोना रेडिएटा। अब इसके अंदर वाली जो लेयर, हमारे मिडल जो लेयर है, कहलाती है हमारी क्या है? जोना पेलुसिडा। क्या कहलाएगी आपकी? ये जोना पेलुसिडा कहलाती है। ठीक है, और जोना पेलुसिडा के बिल्कुल अंदर वाले जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ये कहलाती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के और जोना पेलुसिडा के बीच में एक हल्की सी एक जगह होती है बीच में, जिसे कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस आपका इस साइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। तो ये जो पोल है ओवियम का, ये कहलाएगा आपका एनिमल पोल, और इसके ओपोजिट कोई भी न्यूक्लियस या कोई पोलर बॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो पोल कहलाता आपका वेजिटल पोल कहलाता है। क्लियर है बेटा यहाँ पर? ठीक है, तो ये जो पोल है ओवियम का, ये कहलाएगा जहां पर न्यूक्लियस और पोलर बॉडी प्रेजेंट है, वो कहलाता है आपका एनिमल पोल, और इसके ऑपोजिट वाला पोल क्या कहलाएगा आपका? ये वाला, ये कहलाएगा आपका वेजिटल पोल। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ ओवियम के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? जो मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। ठीक है, इसमें जो चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुएशन में, किस तरह के चेंजेस होते हैं। दो तरह की साइकिल हमें देखने को मिलती हैं, ओवेरियन साइकिल होती है और साथ में क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। यानी कि यूट्राइन साइकिल की बात करूंगा मैं,
ठीक है, ये दो साइकिल क्या है, साइड बाय साइड चलती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ऐसे ही और लेक्चर के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में।